दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। एक खबर ये भी आई कि SCO के अंदर जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनके जो नुमाइंदे थे उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब ये बहुत खतरनाक बात है जिसके बारे में हमें सोचना है। 2014 से जो हमारी लड़ाई लड़ने की क्षमता है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, वो बड़ी नहीं है, वो कमज़ोर हो गई है। अगर भारत पाकिस्तान से ताकतवर होता तो मार ना खाता। हमारी सबसे बड़ी गलती J-10C और PL-15 को कमज़ोर समझना था। भारतीय दिफाई तज्जिया निकार प्रवीण स्वाहनी ने बड़ा इतराफ़ कर लिया। मज़ीद प्रवीण स्वाहनी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और वो है कि जो हिंदुस्तान के नेवी के अधिकारी हैं इंडोनेशिया में, उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। तो उन्होंने एक सेमिनार वहाँ इंडोनेशिया में हुआ, उसमें चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। और जैसे सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इस पर जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर 1 या 2 होते तो सरकार ही बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो सिर्फ आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी, ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगाम का। ये था, इसलिए उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी, उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स पे फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का। पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर पे आप अटैक करेंगे। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी
वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज़ था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट मे बी नोन बट द एनिमी मे बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहाँ से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से। वो आपको मालूम है, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म ख़त्म करना है। आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए, वो वही बात आ गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक? एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब ये है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे। कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ नहीं होता है। मैं समझाता हूँ, हमारे यहाँ सुप्रीम कमांडर होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कमांडर है। उसका मतलब ये होता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ये साइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर कैबिनेट की। मतलब जो कैबिनेट होती है वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर अमल करेगा और उस पर साइन कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कैबिनेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब कैबिनेट फैसला करके उनको बताएगी। कमांडर इन चीफ अलग चीज़ होती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमांडर इन चीफ है, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तीनों फौजों को और वो हिदायत देते हैं क्या करेंगे। तो आप समझिए इन दोनों का फ़र्क। तो हमारे यहाँ जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने ये हिदायत क्यों दी? मोदी को, सरकार को, मोदी जी को खुद किसी ने बताया होगा कि साहब हम क्यों टेरर के ऊपर, हम टेररिस्ट पे पूरा फोकस रखें और हम उस पर ना रखें। देखिए, इसकी भी एक कहानी है। इसकी कहानी जाती है 2004 में। तब आर्मी चीफ हुआ करते थे निर्मल विज। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद हमने देखा कि वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट में चले गए। कहने का मतलब ये है कि वो एक पॉलिटिसाइज्ड जनरल थे। विवेकानंद इंस्टीट्यूट सब जानते हैं, वो बीजेपी की इंस्टीट्यूट है। तो वो थे जिन्होंने फेंस लगाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 2004 में फेंस लगी थी। अब वो होना क्या चाहिए था कि जो उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे A.K. एंथनी, उनको अपना काम आना चाहिए था पूछने के लिए कि साहब ये फेंस क्यों लगा रहे हैं आप। उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो फेंस ने दो चीज़ें कर दी। पहली चीज़ तो ये कर दी कि ये बता दिया
अपनी फ़ौज को कि देखिए फेंस लग गई है, अब जो भी टेररिस्ट इधर आता है हमें उसी से लड़ाई करनी है अपनी अपनी जगह के अंदर, टेरिटरी में। दूसरा क्या हुआ, देखिए एक माइंडसेट आ जाता है फ़ौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी है। इसकी भी एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कायम होती थी, जिसे बोला जाता था मैगिनो मेंटालिटी, कि आप दीवार लगा लीजिए और अपनी दीवार के अंदर बैठ जाइए आके। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2004 से पहले ये सारा जो पंगा है वो 1991 में शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का। और 90s के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज रेड्स करती थी। रेड का मतलब होता है हम जाते थे, हमारी फ़ौज, और उनके जो पोस्ट है आर्मी की उस पर अटैक करते थे, वो भी करते थे। दोनों तरफ से काम होता था। तो ये नहीं होता था कि आप टेरर को अटैक कर रहे हैं सर, अब वहाँ पे दागिएगा जाके। वो हमने छोड़ दिया पूरा काम करना। तो ये बेसिकली सोच वहाँ से आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो बातें पता नहीं है, किसी ने बतानी है ना, ये सोच वहाँ से आई। तो देखिए ये सोच से हमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, अब आगे क्या हुआ इस सोच में, जब प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि आप टेरर पे फोकस करिए। उस समय एयरफोर्स चीफ होते थे एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। उनको लगा कि अब एयरफोर्स को भी कुछ काम करना चाहिए इसी एरिया के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि साहब आप लड़ाई की तैयारी तो ठीक है, उसको छोड़िए, आप फोकस करिए कि हम किस तरीके से टेररिज्म से लड़ाई करें, टेरर से लड़ाई करें, पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो भी चीफ आए उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा जो हम लड़ना चाहते हैं टेरर के खिलाफ। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 2019 में बालाकोट हुआ। और उस बालाकोट में क्या हुआ, हमने फिर वही किया था पहले। बालाकोट के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको बताया गया था कि आप सिर्फ जो बालाकोट में जो वो है टेरर का कैंप है, ये मदरसा वगैरह हैं, उन पे आप अटैक करेंगे। पर अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर हमने उससे कोई सबक सीखा नहीं, क्योंकि हमें तो हिदायत मिली हुई थी। तो उसी हिदायत का जो जिक्र है वो आज कैप्टन शिव कुमार ने खुल के कर दिया है। ये तो सारी बात है। कहने का मतलब ये है, आप कभी इस सोच से जीत ही नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का ख़त्म कर ही नहीं सकते। दिक्कत टेरर नहीं है, दिक्कत टेररिस्ट नहीं है, दिक्कत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान आर्मी है जो उसको पूरा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उसकी ट्रेनिंग कर रही है। उसको आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप कैसे लड़ाई करेंगे। अगर आप ये सोच लें कि मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूँगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फ़ौज ने की ही नहीं है। अगर की होती तो पाकिस्तान ये सब बंद कर देता। अगर हमारे पास ताकत होती तो वो 35 साल तक ये क्यों करता रहता, आप मुझे समझा दी। तो दिक्कत सारी यहाँ पर आ रखी है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो जब ये हमने फैसला ले लिया, ये कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये हिदायत दे दी गई जो शिव कुमार ने बोली है, हम टेररिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, तो अब हम ऑफेंसिव क्या करेंगे, वो भी तो कुछ करना था सरकार को। तो ऑफेंसिव के लिए 2 चीज़ें चुनी गई करने की। पहली चीज़ थी जो आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, मैं उनका ये आपको छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूँ, ये आप सुनिएगा। In India, one is Pakistan, which is the sponsor of this. How do we tackle Pakistan? Then we change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. The defensive of it. We will see where the balance of it will be amazing. Pakistan's vulnerability is mainly can high conflict. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may do one Chennai. अब इस क्लिप में उन्होंने ये कहा है कि हम अगर सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे तो हमारा उसमें नुकसान होगा, जो सही बात है कि अगर वो हम पे 10 बार हमला कर रहा है, 10 हम पे दाग रहा है, गोले दाग रहा है, हम कितने 8 रोक लेंगे, 2 तो फिर भी हमें नुकसान करेंगे।
तो हमें डिफेंस की जगह उन्होंने बोला ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। और उन्होंने एक मिसाल भी दे दी। मिसाल ये दे दी कि अगर पाकिस्तान मुंबई करेगा, ये क्लिप पे है, सुनिए आप, अगर पाकिस्तान मुंबई करेगा जैसे उन्होंने किया था 2008 में, तो हम बलूचिस्तान कर देंगे। पाकिस्तान ये ना सोचे कि हम बलूचिस्तान में वही नहीं कर सकते जो कि मुंबई में वो कर सकते हैं। ये इस क्लिप में आप सुन लीजिए। तो उसका कारण है कि आज पाकिस्तान सारे दुनिया को बता रहा है कि साहब ये बलूचिस्तान में जो है, ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हैं हिंदुस्तानी। अभी देखिए वो उनका अभी एक अटैक हुआ वज़ीरिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो पाकिस्तान आर्मी का टेरर अटैक हुआ है। उसमें उनके 10 सोल्जर्स मारे गए हैं, 13 सोल्जर्स ज़ख्मी हो गए हैं। उसमें सुना है कि 1-2 बहुत क्रिटिकल हैं और 12-13 सिविलियन मर गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान ने किया है। अब हमने भी स्टेटमेंट दे दिया कि साहब हमने तो नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी इंस्पिरेशन जो है वो डोवल साहब की क्लिप से आई है। अब आगे चलिए। आगे ये हुआ है, हमने मतलब मोदी सरकार ने ये कहा जो कि एक मिलिट्री मुद्दा था। क्या है मिलिट्री मुद्दा? मिलिट्री मुद्दा ये है कि साहब ये जो प्रॉक्सी वॉर है, इसको रोकने का, जैसे मैंने बताया है, एक ही तरीका है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये है अपनी लड़ाई करने की क्षमता बढ़ाइए, जिससे फिर वो नहीं करेगा। ये वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें वक्त लगेगा और उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए हमने क्या किया, जो एक मिलिट्री मुद्दा था उसको हमने पॉलिटिकल इशू बना दिया। अब हम जो है, हमारी सरकार हर जगह जो है बोल रही है कि पॉलिटिक्स ये है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की साहब, ये टेरर जो है, टेररिज्म मस्ट एंड एंड इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा था ही नहीं पॉलिटिक्स का, तो हमने उसको बना दिया। अब देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। अभी हाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत इंपॉर्टेंट चीन में, जो है SCO कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, विद रक्षा मंत्रियों की। उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, बाकी और जो SCO कंट्रीज़ के रक्षा मंत्री थे, मतलब उसमें रशिया के भी थे रक्षा मंत्री, और चीन के तो थे ही थे, पाकिस्तान के भी थे, ईरान के भी थे, क्योंकि ये सब मेंबर्स हैं। SCO के और भी मुल्क हैं, तो ये सब उसमें मेंबर्स हैं, सब वहीं पे थे। तो वहाँ पर जब जॉइंट स्टेटमेंट आई है, मतलब जब भी कोई इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद सारे जो नुमाइंदे होते हैं उस कॉन्फ्रेंस के, वो एक जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन करते हैं कि हाँ हम इससे सहमत हैं। तो उसमें हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने साइन नहीं किया, और उसका कारण ये है कि उसमें जिक्र ही नहीं है कि पहलगांव में टेररिस्ट अटैक किया है। उसमें जिक्र है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उसको बाद क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उसने उसको समझाया भी। फिर यहाँ पर उन्होंने बयान दिया एक, उनका बयान क्या आया? उनका बयान ये आया कि देखिए जो टेररिज्म है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है SCO के साथ। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए अगर वो टेरर की बात नहीं करेंगे तो राजनाथ सिंह जी साइन नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने क्या गलत किया, वो आप फैसला करिए। अच्छा, तो अब कहना ये है जयशंकर का कि टेररिज्म मेन मुद्दा है SCO का। सवाल ये है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि SCO बना है शंघाई 5 से। 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम शंघाई 5 है, जिसके अंदर चीन, रशिया के अलावा 3 और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, और उस समय मुद्दा था 3 इश्यूज पर 1996 में। वो था टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे और सेपरेटिज्म पे, क्योंकि उस समय वो रिक्वायरमेंट थी। फिर 2001 में शंघाई 5 जो है वो बन गया, नया नाम आ गया, एक नई सोच आ गई, और वो बना SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नई सोच क्या आई? अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया है 2017 में। आज SCO की सोच क्या है? उनका एक विजन डॉक्यूमेंट है कि हम 2030 तक क्या मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और उसमें टेररिज्म इशू है, पर वो अहम इशू नहीं है। अहम इशू है कि डेवलपमेंट कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे हो, और एक और कॉन्सेप्ट है इंडिविजिबल सिक्योरिटी, वो मैं फिर कभी समझाऊंगा। तो वो कैसे हो, मुद्दे बिल्कुल अलग हैं।
मुद्दे हैं तरक्की की तरफ, मुद्दे हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो ये कह देना आज कि साहब टेररिज्म मेन इशू है, टेररिज्म वो मेन इशू नहीं है, टेररिज्म सिर्फ एक इशू है। और अगर देखा जाए दुनिया में जो अमेरिका है जिसमें 9/11 हुआ था, जब उसने कहा था कि टेररिज्म मेन इशू है और दुनिया या हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है और दुनिया तकसीम हो गई टेररिज्म के ऊपर, आज वो कहाँ है? आज तो अलग मुद्दे हैं, एकदम जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दुनिया बदल रही है। तो वो टेररिज्म जो आप बोल रहे हैं वो दूसरा बोल रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो हर जगह यही हो रहा है। तो आपको तैयारी करनी है इस माहौल में लड़ाई की, जिसे कहते हैं हम कन्वेंशनल वॉर। तो वो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर भी एक प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया 2023 में कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कि यहाँ इस माहौल में अब लड़ाई नहीं हुआ करेगी दुनिया के अंदर। सवाल ये, दुनिया में लड़ाई बढ़ गई है, सिर्फ अब लड़ाई आज अलग तरीके की हो गई है। वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो अब प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, जो यूक्रेन में हो रही है, जो यहाँ हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है। तो ये भी है कि लड़ाई नहीं हुई है, और आज तो लड़ाई ज़्यादा होगी क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दुनिया बदल रही है। पर अब वो स्ट्रेट लड़ाई नहीं है, अब वो प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा है। अच्छा, पर चलिए हम बात कर रहे थे एससीओ की, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो एससीओ में हमने क्या देखा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया, बट बाकी सब ने किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया। रशिया हमारा बहुत गहरा दोस्त है, उन्होंने भी इसमें साइन कर दिया है। अच्छा, उसके बाद एक खबर ये भी आई कि एससीओ के अंदर जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनके जो नुमाइंदे थे उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। इंडिया उसमें इंक्लूड नहीं था। अब ये बहुत खतरनाक बात है जिसके बारे में हमें सोचना है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान को शामिल नहीं किया जा रहा है? और ये 4 मुल्क जो है जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में भी साइन किया है, तो ऐसा उसमें क्या हो रहा है, हमें क्यों नहीं शामिल किया गया? कहने का मतलब ये है, जब आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ जिसको हमें ठीक करना है। पहली बात बोलना चाहता हूँ कि 2014 से जो हमारी लड़ाई लड़ने की क्षमता है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, वो बड़ी नहीं है, वो कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ एससीओ के हवाले से, कि हम क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं दुनिया से। ये हमारे साथ हैं लोग, ये ग्लोबल साउथ के हैं, हमें ब्रिक्स के अंदर पूरा बैठना है, खड़ा दिखना है, एससीओ में खड़ा दिखना है। अमेरिका और वेस्ट के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है हमको, इनके साथ ज़्यादा दिखना है। तो मैं ये 2 बातें कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया।